स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। और देखिए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139 आपके सामने है दोस्तों। सेम हमारा एरर का क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। चलिए तो सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं इसको पढ़ने वाले हैं। बिटवीन यू एंड आई नन इज कन्विंस्ड दैट दिस पेंटिंग बाय नीतू शोज ग्रेटर आर्टिस्ट्री देन राखी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, बिटवीन यू एंड आई मतलब आपके और मेरे बीच में, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। नन इज कन्विंस्ड, नन मतलब नो वन। ठीक है, इसका ये आपका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है कि नन जो है मतलब हम दोनों में से कोई भी जो है वो क्या नहीं है, वो कन्विंस्ड है। देखो यू एंड आई बिटवीन नन इज कन्विंस्ड, किस चीज के लिए कन्विंस्ड नहीं है कि ये जो पेंटिंग है किसके द्वारा, बाय नीतू, जो कि नीतू के द्वारा बनाई गई है, शोज ग्रेटर आर्टिस्ट्री, कि वो बहुत आर्टिस्टिकली बहुत ग्रेट है, ऐसा हम में से दोनों में से कोई भी कन्विंस नहीं हुए हैं, आर्टिस्ट्री देन राखी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हम इस तरह से कन्विंस नहीं हुए हैं कि ये जो पेंटिंग है जो कि नीतू से बनाई गई है ये ज्यादा आर्टिस्टिकली ज्यादा बेटर है, किससे, राखी से। तो इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर काफी मिस्टेक्स तो है, पता करना है कौन सा एरर है दोस्तों। चलिए देखो शुरुआत यहां पर क्या की जा रही है, बिटवीन यू एंड आई, तुम और मेरे बीच में। ठीक है, अब ये यू एंड आई जो है ये पूरा का पूरा आपका सिंगल यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट है। और नन इज कन्विंस्ड मतलब इसको आप जो है इस तरीके से ले सकते हो। ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में देता हूं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नन इज कन्विंस्ड बिटवीन यू एंड आई। ध्यान देना, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैसे, नन इज कन्विंस्ड बिटवीन यू एंड आई। लेकिन अब हमको जो है उसको ज्यादा स्ट्रेस देना है, ज्यादा उसको इफेक्टिव बनाना है, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बिटवीन यू एंड आई नन इज कन्विंस्ड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नन इज कन्विंस्ड बिटवीन यू एंड आई, बट ये हमारा स्टेटमेंट हो जाता। लेकिन हमको अगर एम्फेसिस देना है, थोड़ा जोर देके बोलना है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आपके और मेरे बीच में कोई भी कन्विंस्ड इस बात पर राजी नहीं है। ठीक, इस तरीके से। अब इसका क्या मतलब है, अगर थोड़ा सा डिटेल हम इसको समझें तो ये जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का है ना, दैट से तो नया स्टेटमेंट शुरू हो जाता है। तो इससे पहले यहां से लेके यहां तक अगर हम लोग थोड़ा सा डिग इन करें, डिटेल देखें, आप देखो नन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, नन हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये जो है कन्विंस, ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। और यू एंड आई जो है दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब दोनों, इसीलिए इसको देखो यू एंड आई, इसको हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। चलिए यहां तो बराबर है। देखो नन, नन के बाद इस, तो सिंगल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि ये यू एंड आई जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं तो आप देखो कि यू जो है, यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो यू होता है, और आई जो है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोस्तों होता है मी। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। इसका मतलब यहां पर यू एंड आई नहीं होने वाला है, यू एंड मी होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, यू एंड मी। थोड़ा सा हम डिटेल में यहां पर स्टडी कर लेते हैं दोस्तों। केस, प्रोनाउन के जो है, प्रोनाउन के जो है हम लोग केसेस स्टडी कर लेते हैं। फाउंडेशन की जो क्लास थी उसमें भी मैंने आप लोगों को, जब मैंने प्रोनाउन आप लोगों को बताया था उसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने ये केसेस आप लोगों को पढ़ाया था, इसके बारे में मैंने बताया था। फिर भी हम लोग एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों। 3 टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, हम इसको पूरा का पूरा बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। और ये सेकंड हम लोग ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस
प्रोनाउन, और ये हमारा जो है ये इसको हम बना लेते हैं पॉजेसिव। एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा पॉजेसिव केस प्रोनाउन। अब आप देखो कि किस तरह से आपकी जो प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं अलग अलग केसेस में रखने के कारण वो जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आई जो है वो चेंज हो जाएगा मी, और पॉसेसिव में माइन, आई मी माइन, और इसी तरीके से वी अस आर्स। ठीक है, वी जो है वो क्या हो जाएगा, वी अस आर्स हो जाएगा, और यू और ये आपका हो जाएगा योर्स। ठीक है, इसी तरीके से ही जो सब्जेक्टिव है तो ही, ऑब्जेक्टिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा हिम, और पॉजेसिव केस प्रोनाउन में इसको हम लोग बोलने वाले हैं हिज। ठीक है, वैसे ही शी हर हर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जो है यहां पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ये 3 कॉलम्स हमने बनाया। ठीक है, ये सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। ठीक है, तो शी का क्या हो जाएगा दोस्तों, शी हर और हर्स। ठीक है, शी हर हर्स। तो वैसे ही दे ऑब्जेक्ट में देम, और यहां पर ये आपका हो जाएगा देयर्स। ठीक है, दे का अगर हम देखें तो दे देम और देयर्स। वैसे ही इट जो है उसका इट रहेगा और इट्स। तो ये आप लोगों ने देखा कि यहां पर कुछ हमने प्रोनाउंस लिए अलग अलग पोजीशन पे। देखो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में आई वी यू है ना, आई वी यू मी, आई वी यू मी, शी दे इट, ये आपके सारे सब्जेक्टिव के केस के प्रोनाउन हैं। वैसे ही ऑब्जेक्टिव के क्या चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा मी, वी हो जाएगा अस, यू रहेगा मी, सॉरी ये ही है, मैंने गलती से इसको मी कर दिया, ही जो है वो हिम और हिस हो जाएगा, और शी हर, दे देम, इट रहेगा। तीनों एक बार पढ़ते हैं, देखो आई मी माइन, वी अस आर्स, यू योर्स, ही हिम हिस। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका शी हर हर्स, दे देम देयर्स, और इट इट्स। इस तरीके से ये आपके तीनों केस प्रोनाउन में हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे आप देखो कि सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब हम सेंटेंस की शुरुआत में इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, क्या है ये, आई एम अ स्टूडेंट। तो आई यहां पर आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि दे लाइक मी। ठीक है, दे लाइक मी। तो अब यहां पर अगर देखा जाएगा तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, और मी जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इसको बोल दिया। ठीक है, अब जैसे एक और लेते हैं कि वी लाइक हिज नेचर, वी लाइक हिज नेचर, कि हमको जो है उसका स्वभाव पसंद है। तो अब यहां पर आप देखो कि वी जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ठीक है, और हिज जो है दोस्तों ध्यान देना, हिज आपका किसके बारे में बता रहा है, हिज नेचर को डिफाइन कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है कि भाई किसका नेचर है, उसका नेचर है। तो ये आपका पॉजेसिव केस प्रोनाउन हो गया, हिज नेचर। ठीक है, हिज जो वर्ड है आपका। तो इस तरीके से बिल्कुल आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी लें
है ना, स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को बाद में एक बार फिर से देखें और इसको समझें, इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर एरर्स आते हैं। यहाँ पर मैंने इसीलिए बताया था कि बिटवीन यू एंड मी नन इज कन्विंस्ड, इस सेंटेंस की शुरुआत यहां से हो रही है कि नन इज कन्विंस्ड बिटवीन यू एंड मी, लेकिन थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करने के लिए हमने शुरुआत से बिटवीन से कर दिया, ठीक। लेकिन ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की जगह है और यू का ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यू ही होता है, आई का जो है मी हो जाएगा। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट केस का हमने अभी डिस्कस किया और उसके ऊपर दोस्तों उसके बेस्ड पर यहां पर एक एरर है, एरर हमने करेक्ट किया। आई का यू होने वाला, आई का होने वाला है मी, मतलब यहां पर ए वाला रॉन्ग, ठीक है, ए वाला हमारा रॉन्ग। अब आगे चलते हैं वापस, तो आप देखें कि बिटवीन यू एंड मी नन इज कन्विंस्ड, कोई भी इस बात के लिए क्या नहीं है, पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं है, तृप्त नहीं है, दैट दिस पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है किसके द्वारा, बाय नीतू शोज। देखो दिस पेंटिंग, अब ये देखो यहां पर पेंटिंग और यहां पर शोज। अब पेंटिंग जो है यहां पर आईएनजी जरूर है दोस्तों, लेकिन पेंटिंग का मतलब ये चित्र जो है, चित्र की यहां पर बात की जा रही है, मतलब ये हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है। पेंटिंग यहां पर क्या है, सिंगुलर नाउन है और उसके हिसाब से जो वर्ब आया वो कैसा है, सिंगुलर वर्ब है, जो कि बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है, प्रॉपर है भाई। जैसा सब्जेक्ट उसी हिसाब से वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब भी प्लूरल होता, लेकिन यहां पर ये बराबर है। तो दिस पेंटिंग किसके द्वारा, बाय नीतू शोज ग्रेटर, ये पेंटिंग क्या दिखाती है, ग्रेटर आर्टिस्ट्री, बहुत अच्छी इसमें जो कलाबाजी है, आर्टिस्ट्री मतलब कलाकारी, आर्ट वर्क जिसको बोला जाता है, आर्टिस्ट्री मतलब आर्ट वर्क, तो इसका जो बेटर आर्क वर्क है। देन देखो कंपैरिजन हो रही है दोस्तों, और देन राखी। अब यहां पर कंपैरिजन जब हम करते हैं तो यहां पर हमको एक बहुत ही जरूरी चीज याद रखना है कि हम जो है कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हो। क्या यहां पर देखो देन राखी आया, तो क्या आप नीतू और राखी के बीच में, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है या दो पर्सन के बीच की पेंटिंग का कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किसका हो रहा है, देखो यहां कंपैरिजन हो रहा है, एक तरफ क्या है, पेंटिंग बाय नीतू, ठीक है, एक तरफ है पेंटिंग बाय नीतू, दूसरी तरफ है केवल राखी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा भाई। एक कंपैरिजन आप पेंटिंग का कर रहे हो और दूसरा कंपैरिजन किसी लड़की का कर रहे हो, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको सही लिखने का जो तरीका है, क्या तरीका है मैं बताता हूं कि देखो दैट दिस पेंटिंग बाय नीतू शोज ग्रेटर आर्टिस्ट्री देन, यहां हम लोग लिखेंगे दैट ऑफ राखी, बिल्कुल ये तरीका है। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन शुड टेक प्लेस बिटवीन द सेम एंटिटी, ठीक है। कंपैरिजन शुड टेक प्लेस बिटवीन, क्या होगा, कंपैरिजन जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है, बिटवीन सेम एंटिटी। याद रखो कि जो कंपैरिजन है वो क्या होता है, एक जैसी चीजों के साथ होता है, ठीक है। अरे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन सेम एंटिटी, एक जैसी चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। मतलब आप अगर किसी पर्सन के नेचर के बारे में कंपेयर कर रहे हो तो दोनों नेचर होना चाहिए, आप उसके पेंटिंग के बारे में कंपेयर कर रहे हो तो दोनों की पेंटिंग्स के बारे में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि देन दैट ऑफ राखी। एक बार पूरा आंसर हम लोग राइट वाला पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी हमारा डी भी रॉन्ग हो गया, ठीक, पढ़ते हैं। तो देखो बिटवीन यू एंड मी none is convinced that this painting by Neetu shows greater artistry than that of Rakhi। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे दो ऑप्शंस रॉन्ग हैं, ए और डी जो है ये हमारे राइट ऑप्शंस हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने 140 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। The salient of space in defense areas are evident from the fact that the trinity of three countries, the US, China and Russia, have set up space commands। ठीक है, क्या इसमें बताया जा रहा है, देखो यहां पर the salient of space in defense, तो
तो देखो सेलिएंट ऑफ स्पेस, पूरा इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी निर्भर करता है दोस्तों किसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर। अब ये सेलिएंट जो है, वापस ये पर्टिकुलर जो एरर है आपका वोकैब बेस्ड एरर है, वोकैबुलरी का नॉलेज आपका होना बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है सेलिएंट, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको साइलेंट से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। साइलेंट जो है वो एक अलग वर्ड होता है, ठीक है। साइलेंट का मतलब होता है बिल्कुल चुप रहना, ठीक है। साइलेंट जो है कि जो क्वाइट रहना, चुप रहना, वो एक अलग आपका वर्ड है। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है सेलिएंट, इसका मतलब होता है स्पेशल, ठीक है। देखो साइलेंट का क्या मतलब होता है, शांत, ठीक है। साइलेंट मतलब शांत, ठीक है। और शांत रहना ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है ना। और सॉरी, ये हमारा जो है साइलेंट जो वर्ड है ये हमारा एक्चुअली एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। क्या है साइलेंट मतलब केवल शांत होता है, और ये हमारा एडजेक्टिव है, तो ये इसके सिमिलर साउंड वाला वर्ड है। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं सेलिएंट की, और सेलिएंट जो है इसका मतलब होता है स्पेशल या फिर विशेष, ठीक है। ये हम लोग इधर इसकी बात कर रहे हैं कि विशेष। अब आप देखो यहां पर कि द सेलिएंट ऑफ स्पेस, तो यहां पर देखो ऑफ लगा है। अब ऑफ और द के बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों यहां पर किसकी प्लेस बनती है, यहां पर नाउन की प्लेस बनती है। मैंने आपको बताया था कि या तो जैसे आपका द है और बीच में ब्लैंक है और बाद में ऑफ है, तो इसके बीच में 100% क्या आने वाला है, नाउन जो है, कंपल्सरीली आपका नाउन जो है वो आने वाला है। अच्छा, ये हो सकता है कि आपका द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह का आपकी पोजीशन बन सकती है, ठीक है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि केवल आपका एडजेक्टिव है और नाउन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कभी भी कोई स्ट्रक्चर आपका नहीं बनने वाला है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर ये जो वर्ड है आपका रॉन्गली प्लेस्ड है, ठीक है ना। क्या है ये आपका वर्ड, रॉन्गली प्लेस्ड है, इसके बदले यहां पर एडजेक्टिव जो है ये नहीं आने वाला है। अब सेलिएंट जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, नाउन फॉर्म चेंज कर देंगे, और इसका नाउन फॉर्म होता है सेलियंस, ठीक है। बस सेलिएंट एंड जो है उसके बदले आपका एंस आ जाएगा, बस इतना सा चेंज हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो द सेलियंस, अब यहाँ पर सेलिएंट के बदले हम लोग क्या कर देंगे, सेलिएंट जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखो आप, द सेलियंस ऑफ स्पेस इन डिफेंस, की आप जो यहाँ पर सेलियंस का मतलब होता है स्पेशलिटी, ठीक है। ये स्पेशल है और इसका मीनिंग क्या हो गया, स्पेशलिटी, की इसकी जो विशेषता, अब आप देखो इसको समझ पाओगे पूरे हमारे सेंटेंस को कि सेलिएंट ऑफ स्पेस इन डिफेंस, की डिफेंस में अगर हम बात करें, स्पेस की जो विशेषता है वो क्या है, स्पेस डिफेंस एरियाज आर एविडेंट, वो एक तरह से सबूत है, गवाह है, फ्रॉम द फैक्ट, मतलब इस बात से, इस फैक्ट से जो है उस चीज को हम उसको गवाह मान सकते हैं कि द ट्रिनिटी ऑफ 3 कंट्री, देखो ट्रिनिटी जो है ये आपका एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। ट्रिनिटी मतलब 3 है ना, 3 चीजों का, 3 देशों का, 3 वस्तुओं का समूह जो होता है उसको कहा जाता है ट्रिनिटी। तो देखो ट्रिनिटी ऑफ 3 कंट्रीज, 3 देशों का जो समूह है उसको कौन कौन से देश हैं, यूएस है, चाइना है, रशिया। तो यूएस, चाइना, रशिया जो है हैव सेटअप स्पेस कमांड, की उन्होंने क्या किया, स्पेस में जो कमांड है वो अपना सेटअप किया। तो इसका मीनिंग हम समझते हैं, इसका मीनिंग यही है कि आप देखो कि ये जो डिफेंस एरिया के अंदर स्पेस की जो विशेषता है वो इस बात से ही हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो 3 देशों का समूह है, यूएस, चाइना और रशिया, इन्होंने अपने अपने स्पेस में कमांड्स स्थापित करके रखे हैं, या स्पेस कमांड जो है इन लोगों ने स्थापित करके रखे हैं। ये तो इसका हो गया मीनिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर। आप देखें शुरुआत यहाँ पर एरर जो है हमारा पता चल गया, ए वाला जो है ये हमारा एरर है, ए वाला ऑप्शन, ठीक। एरर क्या है कि यहाँ पर एडजेक्टिव के बदले कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपका ये नाउन है
ठीक है, नाउन आ गया, सपोज हमने यहाँ पर नाउन लगा दिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो नाउन आपका होगा ये कौन सा नाउन होने वाला है, बताओ, सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा? देखो सेलिएंट मतलब स्पेशलिटी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, खासियत जिसको बोलते हैं, विशेषता जिसको बोला जाता है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या होती है? सिंगुलर होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंगुलर नाउन जो है यहां पर आने वाला है, ठीक है। अब देखो सिंगुलर नाउन है, देखते हैं। अब देखो सिंगुलर नाउन, उसके बाद ऑफ स्पेस इन डिफेंस एरियाज, उसके बाद वर्ब ढूंढो दोस्तों। देखो तुरंत जैसे ही आप लोगों को सब्जेक्ट आपको पता चल जाता है कि हमारा हाँ ये सब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमारा ये सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद आप लोग ये पता करने में लग जाया करो कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपको पता चलता है कि ये सिंगुलर प्लूरल है, उसके जस्ट बाद आप ढूंढा करो किसको? वर्ब को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपका, सिंटेक्स का जो है रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एरर आते हैं, ठीक है ना। आप देखो तो वर्ब आप देखा करो, और वर्ब में ये देखा करो कि दोनों सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये आप देखा करो। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है या फिर नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आपका है या फिर नहीं है, ये आप देखो। यहां पर देखो सिंगुलर नाउन हमको सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया, ऑफ स्पेस इन डिफेंस एरियाज आर एविडेंट, ये देखो ये हमारा प्लूरल वर्ब है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और राइट यहां पर क्या हो जाएगा? इज एविडेंट, ये इस बात का गवाह है या ये इस बात का सबूत है ना, इस फैक्ट से कि जो ट्रिनिटी ऑफ 3 कंट्रीज, 3 देशों का जो समूह है, जैसे कि यूएस, चाइना और रशिया। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं, 3 देश हैं देखो दोस्तों, तो 3 आपके यहां पर नाउन है, 3 नाउन है, कौन कौन से? और तीनों ही आपके देखो एंड से जुड़ा है, कॉमा उसके बाद एंड से जुड़ा है, इसका मतलब ये तीनों ऐड हो जाएंगे। मतलब 3 जो नाउन है, तो तीनों नाउन को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे ये प्लूरल नाउन्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। और प्लूरल नाउन होगा तो जाहिर सी बात है वर्ब हमारा प्लूरल वर्ब होने वाला है। तो यहां पर हैव बिल्कुल बराबर है, हैज नहीं आने वाला है, ठीक है ना, ये हमारा ठीक है। और हैव के बाद ये हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। टेंस कौन सा हो गया दोस्तों? परफेक्ट। अब हैव, और हैव के बाद अगर कोई एक और वर्ब आता है, देखो सेटअप आपका क्या है? सेटअप जो है ये आपका फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? फ्रेजल वर्ब है। और सेट का मैं आपको बता दूं कि तीनों फॉर्म उसके सेट, सेट और सेट, तीनों फॉर्म जो है वो सेट 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 ही होते हैं। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी सेट, सेकंड फॉर्म सेट और थर्ड फॉर्म भी सेट। इसका मतलब ये जो सेटअप है ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्या है दोस्तों? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो सेटअप स्पेस कमांड, ठीक है। सेटअप का मतलब होता है वहां पर क्रिएट करना, वहां पर स्थापित करना, स्थापित कर देना। क्या स्थापित कर देना? स्पेस में कमांड स्थापित कर देना। यहाँ पर कमांड का मतलब है स्टेशन या ऑफिस, इस तरीके से, या सेंटर, इस तरीके से यहाँ पर सेंस आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब एरर हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों सिंगल एरर का क्वेश्चन नहीं, सॉरी 2 एरर है इसके अंदर, ए और बी। ए और बी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? एक बार पूरा राइट आंसर पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दो। द सेलियंस ऑफ स्पेस इन डिफेंस एरियाज इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द ट्रिनिटी ऑफ 3 कंट्रीज, द यूएस, चाइना एंड रशिया, हैव सेट अप स्पेस कमांड्स, ठीक। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 141। Nowadays nobody goes to any bank physically to transact business. Net banking has become more preferable than the offline process, ठीक है। और ये
आज के समय की सच्चाई भी है, ठीक है, कि आजकल क्या होता है कि नोबडी गोज टू एनी बैंक, फिजिकली जो है कोई भी उस बैंक की जो ब्रांच है आजकल कोई भी वहां पर जाना पसंद नहीं करता है, खास करके बड़े शहरों में, टू ट्रांजेक्ट बिजनेस की, जो भी बिजनेस का जो ट्रांजेक्ट है, ट्रांजेक्शन जो होता है ना, जो बैंक की लैंग्वेज में जो बिजनेस का आदान प्रदान होता है, चीजें जो मनी ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, उस काम के लिए आजकल कोई भी जो है फिजिकल बैंक नहीं जाता है, वहां पर नहीं जाता है, वो क्या करता है, नेट बैंकिंग पर आपके जैसे पेटीएम हो गए, फोन पे वगैरह हो गए, उसके अलावा हर एक जो बैंक्स हैं उनके भी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, ये नेट बैंकिंग हैज बिकम मोर प्रिफरेबल, कि आजकल वो चीज जो है नेट बैंकिंग जो है वो ज्यादा प्रिफरेबल हो गई है, उसको ज्यादा लोग क्या करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं, उस पर उससे ट्रांजेक्शन करते हैं देन द ऑफलाइन प्रोसेस, है ना। अगर हम कंपेयर करें किससे, कि ऑफलाइन प्रोसेस से, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का आपका ये सेंटेंस है, ठीक है ना, कंपैरिजन यहां पर की जा रही है। चलिए मीनिंग समझा, पूरा डिटेल देखते हैं। देखो नाउअडेज बिल्कुल ठीक है, आजकल क्या होता है, नोबडी गोज, आप देखें दोस्तों, नोबडी जो है, मैं आपको बताऊं कि नोबडी, ठीक है, नोबडी या नो वन, ठीक है, नो वन या समवन, ध्यान देना, समवन या एनीवन, एनीवन या एनीबडी, तो आपके ये जो वर्ड्स हैं, ध्यान देना, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, ठीक है, एनीवन या फिर एनीबडी या समबडी, इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों, ये सब के सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। अगर इनको हम लोग सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं या नाउन की तरह यूज करते हैं, तो ये सारे ही आपके सिंगुलर नाउन हैं, या फिर ये सारे ही आपके सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करने वाले हैं, ठीक है ना। ये सिंगुलर नाउन होंगे या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। देखो नोबडी, समबडी, समवन, एवरीबडी नहीं, हाँ एवरीबडी भी हो सकता है, ठीक है, एवरीबडी भी हो सकता है, एवरीवन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब के सब जो है ये क्या है, आपके सिंगुलर नाउन है। तो नोबडी, नो वन, समवन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, इस तरह के जो वर्ड हैं आपके, इनके बाद ध्यान देना, ये आपके सिंगुलर है, तो इनके बाद जो वर्ब होगा वो भी कैसा होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नोबडी और गोज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। एक बार मैं बता देता हूँ, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी को अगर इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर हम लें तो वो होगा गो, ठीक है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, प्लूरल वर्ब है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है, इसका एग्जाम्पल अगर लें तो इसके साथ ES लगा है, ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। बेसिकली वर्ब हुआ, उसके साथ S या फिर ES लगा दो तो वो आपका सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, ठीक है। अब ये कब लगाते हैं, ये हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको वापस से क्लियर कर दिया कि अगर आपका सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर है, उस कंडीशन में आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब के होने का मतलब होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो देखो नोबडी गोज टू एनी बैंक, किसी भी बैंक पे कोई भी नहीं जाता, फिजिकली नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, टू ट्रांजेक्ट, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या ट्रांजेक्ट करने, बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने। उसके आगे देखो क्या रीजन है कि नेट बैंकिंग हैज बिकम, नेट बैंकिंग जो है, देखो ध्यान देना, हैज आपका है और उसके बाद बिकम। अब बिकम जो है दोस्तों ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि देखो बिकम जो है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बिकेम सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद बिकम वापस आपका थर्ड फॉर्म। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, और बिकम जो है वो वापस बन जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो यहां तक बिल्कुल हमारा सही है, यहां तक अभी तक हमारे पास
कोई भी एरर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, हैज बिकम मोर प्रिफरेबल। ठीक है, आपको ये भी बिल्कुल ठीक लगेगा दोस्तों, लेकिन यहां पर मैं आपको एक कमाल की चीज बता देता हूं। ये जो वर्ड है प्रेफरेबल, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो वर्ड है आपका प्रिफर, ठीक है, प्रिफर के साथ हम लोग क्या नहीं लगाते? मोर या फिर मोस्ट जो है प्रिफर के साथ नहीं लगाया जाता। प्रिफर के साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाया जाता। इसका मतलब प्रेफरेंस जो है उसके साथ ना तो मोर प्रेफरेबल होगा, ना ही वो मोस्ट प्रेफरेबल होगा। प्रेफरेबल जो है वो प्रेफरेबल ही होगा, उसको हम लोग कंपैरिजन में उसके साथ मोर या मोस्ट कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, वो एज इट इज प्रेफरेबल होगा। भाई मोर प्रेफरेबल का क्या मतलब है या मोस्ट प्रेफरेबल का क्या मतलब होता है? प्रिफर करना मतलब प्रिफर होता है। ठीक है, मतलब वो डिग्री में आपका नहीं लगने वाला है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात ये कि प्रेफरेबल जो है उसके साथ हम लोग क्या है, हम लोग देन नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, प्रेफरेबल जो आपका वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू प्रीपोजिशन लगता है, देन नहीं लगता है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रिफर जो वर्ड है याद रखो, उसके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाने वाले हैं, और प्रेफरेबल के बाद आपका टू प्रीपोजिशन लगता है। बिल्कुल दिमाग में आप इस चीज को बिठाओ। और इसकी वजह से जो है हमारा एरर कहां पर आ गया दोस्तों? देखो सी वाला भी हमारा एरर है, और क्योंकि देन को ये टू रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, देन को टू रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब यहां पर डी वाला भी जो है हमारा एरर है दोस्तों। आंसर हमारा सी और डी, ये हमारे आंसर है। ठीक है, देन दी ऑफलाइन प्रोसेस, एक बार फिर से देखते हैं पूरा स्टार्टिंग से। देखो, नाउअडेज नोबडी गोज टू एनी बैंक फिजिकली टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, नेट बैंकिंग हैज बिकम प्रेफरेबल टू द ऑफलाइन प्रोसेस। ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने है। देखो क्या लिखा है इसके अंदर कि इफ कंट्री इज अ ट्री देन एजुकेशन हैज इट्स रूट्स एंड it is very important to make the roots stronger than never before। ये इसमें बताया जा रहा है। अब आप देखें यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों ये if से शुरू हुआ है। ठीक है, आप देखें if से अगर हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, सेंटेंस शुरू होता है, इसका मतलब if के बाद हम लोग जो है क्या लगाते हैं दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इफ के बाद क्या लगता है? कंडीशनल सेंटेंस लगता है। और कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस का? कि कंडीशनल सेंटेंस नेवर कम्स इन फ्यूचर टेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कभी भी आपका कहाँ नहीं आता है? फ्यूचर टेंस में नहीं आता है कंडीशनल सेंटेंस। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो कि फ्यूचर में नहीं है, तो चलिए ये बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं है। ठीक, तो बस एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखते हैं कि इफ कंट्री इज अ ट्री, मान लीजिए कि देश जो है वो क्या है? एक ट्री की तरह है। तो आगे देन एजुकेशन हैज इट्स रूट्स। अच्छा देखो, अगर कंट्री जो है वो एक ट्री है, ध्यान देना, और देन एजुकेशन हैज इट्स रूट, कि एजुकेशन की जो है उसकी रूट्स होगी, उसकी रूट्स होगी। हैज का मतलब होता है होगी। तो यहां तो मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों बी में। चलिए देखते हैं आगे। हैज इट्स रूट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द रूट्स स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर, कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें कि वो जो जड़ें हैं, जो रूट्स है, उसको क्या करें हम लोग स्ट्रॉन्गर करें, स्ट्रॉन्गर बनाएं और पहले से भी ज्यादा। इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। देखो पर्सोनिफिकेशन में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों when we compare
नॉन लिविंग, when we compare non-living entity with living beings, जब हम नॉन लिविंग एंटिटीज को किससे कंपेयर करते हैं, लिविंग बीइंग से या लिविंग एंटिटी से जब हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो उस तरह के सेंस को बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। आप देखो एक तरफ यहाँ पर हमारा ट्री है जो कि एक लिविंग बॉडी है, ठीक है, लिविंग है, और जो कंट्री है ये हमारा नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं अभी, है ना, एरर तो हम देखेंगे लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं कि आप देखो कि ट्री जो है ये आपका लिविंग है और कंट्री जो है नॉन लिविंग है। जब इस तरह से दो चीजों की कंपैरिजन हो रही है तो हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। देन एजुकेशन, तो यहाँ पर देखो कंट्री जो है ये इज में आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है कि देश जो है वो एक पेड़ है, तो एजुकेशन क्या होगा भाई, अगर आपका देश जो है वो एक पेड़ की तरह है तो शिक्षा जो है उसके अंदर किस तरह से होगी दोस्तों, रूट्स की तरह होगी, जड़ों की तरह होगी। इसका मतलब यहाँ पर हैज जो है वो नहीं लगने वाला है, इज जो है वो लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि वर्ब टू बी का यहाँ पर कुछ ना कुछ आने वाला है, उसका कुछ होना ये दर्शाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि देश जो है वो पेड़ है, मतलब देश का क्या होना, किसकी तरह होना, एक पेड़ की तरह होना। तो क्या होगा, शिक्षा जो है उसका किसकी तरह माना गया है, जड़ों की तरह है, तो उसका कुछ होना, उसमें हम लोग इज लगाते हैं। अच्छा, एजुकेशन हैज इट्स रूट्स का क्या मतलब होता है कि एजुकेशन की है, हैज मतलब उसका, उसके पास कुछ है, तो यहाँ पर पास कुछ होने से मतलब नहीं है, यहाँ पर वर्ब का टू बी आने वाला है जो कि हम लोग इज लगाएंगे, ठीक। तो एरर हमारा यहाँ पर बी वाले में है दोस्तों, ठीक है, बी वाला हमारा एरर। देखते हैं आगे, तो इफ कंट्री इज अ ट्री देन एजुकेशन इज इट्स रूट्स एंड, अब देखो एक और तरीके से आप पता कर सकते हो, देखो एंड के बाद मैंने बताया था कि सेम सेंस आता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। यहां पर आप देखो कि इट, ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और ठीक इसी तरीके से यहां पर आप देखो कि एजुकेशन जो है ये हमारा एक तरह से सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, और उसके बाद देखो यहां हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपका जो है सेम सेंस का होने वाला है, क्यों, क्योंकि एंड के दोनों तरफ, एंड के दोनों तरफ जो है किस सेंस के हम लोग लगाते हैं दोस्तों, सेम सेंस। हम लोग क्या करते हैं, सेम सेंस के वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर इधर इज है तो ये भी इज होगा, तो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में ये चीज कंफर्म हो गई कि हमारा इज आने वाला है, ठीक। आगे देखते हैं, तो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक क्या, द रूट्स स्ट्रॉन्गर देन नेवर बिफोर। देखो देन कभी नहीं, नेवर बिफोर का मतलब होता है कभी नहीं, तो यहां पर जो है आप देखो एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, जड़ों को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएं, और ज्यादा मजबूत बनाएं शिक्षा को, देन नेवर बिफोर वो नहीं होगा। आपका जो सही एक्सप्रेशन है दोस्तों यहाँ पर, वो आपका एवर बिफोर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर जो है डी में भी हमारी एरर निकल कर आ गई, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इफ कंट्री इज अ ट्री देन एजुकेशन इज इट्स रूट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द रूट्स स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। ये आपका यहां पर सेंस निकल कर आ रहा है, ठीक। इसका मतलब आंसर हमारे जो है दोस्तों कौन कौन से ऑप्शंस हैं, बी वाला ऑप्शन और उसके साथ डी वाला ऑप्शन, ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 143। क्या लिखा है इसमें, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय साइंटिस्ट are so complicated as we cannot describe it in few words। क्या इसमें बताया जा रहा है कि ये जो थ्योरी है किसकी दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इन्होंने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, और इसमें जो है क्या बताया जा रहा है, उसी के बारे में बात की जा रही है कि ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बाय साइंटिस्ट,
साइंटिस्ट के द्वारा जो दी गई है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट, कि हम उसको जो है क्या नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते इन फ्यू वर्ड, कुछ शब्दों में जो है उसका विवरण हम लोग नहीं कर सकते। वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है, इतनी ज्यादा उलझी हुई है, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, ये इसमें आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, देखो द थ्योरी, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद रिलेटिविटी। यहां इसको देख के दोस्तों हमारे दिमाग में एक रूल आ रहा है, एक रूल हमारे दिमाग में आ रहा है जो मेरा फेवरेट रूल है दोस्तों। क्या है? नाउन वन, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन टू। इस तरह का आपका ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दोस्तों। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्या होने वाला है दोस्तों, वर्ब जो हमारा होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन। बिल्कुल नाउन वन के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब आने वाला है दोस्तों। ठीक, अब यहां पर आप देखो द थ्योरी जो है नाउन वन दोस्तों, ये हमारा इसका सब्जेक्ट भी है। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, नाउन वन, उसके बाद देखो ऑफ प्रीपोजिशन, और उसके बाद रिलेटिविटी जो है नाउन टू है। ठीक, रिलेटिविटी नाउन टू। अब देखते हैं इसका वर्ब कहाँ है। तो देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय किसके द्वारा, साइंटिस्ट। देखो आर, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग, और इसके बदले सही होगा दोस्तों इज। क्यों होगा सही इज? क्योंकि नाउन वन देखना पड़ेगा, और नाउन वन हमारा सिंगुलर है। भाई थ्योरी क्या होता है? थ्योरी क्या होता है? सिंगुलर होता है। जाहिर सी बात है वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। एक एरर आपके सामने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय साइंटिस्ट इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज। अब यहां पर भी आप लोग देख सकते हो कि सो और एस यहां पर ये दिया हुआ है। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो कंपाउंड कंजंक्शंस होते हैं, जो पेयर के जो कंजंक्शंस होते हैं, सो के बाद ध्यान देना, सो के साथ जो है क्या लगता है, दैट लगाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर एस जो है ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, और इसके बदले हम लोग क्या लगाने वाले हैं, दैट लगाने वाले हैं। तो आप देखो कि यहां पर हमारा सी वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, और बी वाला ऑप्शन जो है वो भी हमारा रॉन्ग। ठीक, दो एरर हमारी पता चली। देखो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्लर्क में आते हैं, मल्टीपल एरर हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो कितने सारे कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। एक इस रूल के बेस्ड का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सो और दैट के पेयर का क्वेश्चन आ गया। और देखते हैं तो देखो क्या लिखा है कि ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वी कैन नॉट डिस्क्राइब, हम इनको क्या नहीं कर सकते। देखो कैन नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चलिए, तो वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट। इट मतलब क्या, इस थ्योरी को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आप देखो ये इट जो है ये किसके लिए है, थ्योरी के लिए है, और ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। बिल्कुल करेक्ट है भाई, हम किसी पर्सन की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो हिम और हर इस तरीके से होगा। ठीक, हम थ्योरी की बात कर रहे हैं उस हिसाब से, और सिंगुलर है तो इट बिल्कुल सही है। इन फ्यू वर्ड्स वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन फ्यू वर्ड्स। अब देखो फ्यू का हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों। देखो फ्यू जो है, फ्यू का मतलब क्या होता है, इन फ्यू वर्ड। केवल अगर आपका ये लगा है फ्यू, तो फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, ये इसका मीनिंग होता है। और दोस्तों फ्यू जो है ये आपका नेगेटिव वर्ड है। क्या है, नेगेटिव है। अब आप देखो अ फ्यू अगर मैं लिखता हूं, अ फ्यू का मतलब होता है कि समथिंग। क्या होता है, मतलब समथिंग, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में कुछ तो है उसके पास, इस तरीके से। या आप देखो कि ये अ फ्यू जो है हम कब यूज करते हैं, जब हम उसको एक उम्मीद जताने की कोशिश करते हैं कि यस आई हैव फ्यू कॉइन्स विथ मी, या आई हैव फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स, आई हैव अ फ्यू वर्ड्स फॉर यू, कि मुझे आपको कुछ कहना है, इस तरीके से सेंस आता है। ठीक है, और एक और वर्ड होता है दोस्तों द फ्यू। द आर्टिकल के साथ अगर फ्यू लगता है तो इसका मतलब होता है कि बस वही है ना, बस वही जो है, बस उतना ही है ना। जैसे द फ्यू वर्ड्स आई हैड वॉज इनसफिशिएंट, जो कुछ शब्द मेरे पास थे वो नाकाफी है ना। लिख लेते हैं, द फ्यू वर्ड्स आई हैव वर
सफिशिएंट, वो नाकाफी है। ठीक है, जो थोड़े शब्द मेरे पास आप थे वो भी क्या है, नाकाफी है। तो द फ्यू इस तरीके से लगाते हैं कि बस उतना ही, उस तरीके से। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, अ लगने वाला है, केवल फ्यू नहीं लगेगा, अ यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब एरर हमारा जो है डी वाले सेक्शन में भी है। ठीक, मतलब आंसर हमारा बी, सी और डी, ये तीनों हमारे रॉन्ग हैं दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब आंसर हमारे बी, सी और डी है। चलिए एक बार पूरा राइट आंसर पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो देखो क्या है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय साइंटिस्ट इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू वर्ड्स। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हुआ क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।